क्योंकि वो लकड़ी का बना हुआ बर्तन, इसलिए उसको लकड़ी के लिए काष्ठ, और बर्तन के लिए क्या होगा, पात्र शब्द इस्तेमाल हुआ तो कठौत का हो गया काष्ठ पात्र। मिष्ठान्न दे दिया जाता है, तो जो मिष्ठान्न है वो गलत है, सही क्या है, मिष्टान, टा लगेगा यहाँ पर। बुआ, बुआ का मतलब होता है पिता की बहन, पिता की बहन का जो तत्सम हो गया वो हो गया पितृश्वशा। पिता की बहन पितृश्वशा, माता की बहन यानी कि मौसी वो होती है मातृश्वशा। सरसप अगर कहीं लिखा हुआ है या अगर कहीं संसर्प लिखा हुआ है, बिंदी लगा दी, तो ये भी क्या है, ये भी अशुद्ध है। शुद्ध यही है सरसप। भतीजा होता है भाई का पुत्र, यानी कि भाई से उत्पन्न या जिसने भाई से जन्म लिया हो, तो जा लगा देंगे अगर भ्रातृ के आगे, तो वो क्या बन जाएगा, भ्रातृज। तो हम देखें कि इन दोनों में अगर आ जाता है कि गिद्ध का तत्सम क्या है और ये दोनों ही ऑप्शन में है, तो उस केस में आपको हमेशा पहला वाला गृध्र को ही प्रेफर करना है। नमस्कार, एक नए दिन में एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। समीक्षा अधिकारी हिंदी की सीरीज में हम लोग वाक्य शुद्धि, विशेष विशेषण और पर्यायवाची कर चुके हैं। इन सब टॉपिक्स के बाद अब तत्सम और तद्भव का टॉपिक शुरू किया है, जिसके 2 वीडियोज आप लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे और उम्मीद है कि आपकी तैयारी थोड़ी आसान हुई होगी। पिछले दोनों वीडियो में हम लोगों ने तत्सम शब्द पहचानने के लिए व्याकरण के नियमों को समझा था और पहले और दूसरे नियमों से रिलेटेड लगभग 300 शब्दों की प्रैक्टिस भी की थी। हम लोग यहाँ पर तत्सम तद्भव शब्दों को रटने के बजाय उनसे संबंधित नियमों, अपवादों और कंसेप्ट्स को समझकर इस टॉपिक को तैयार कर रहे हैं, जिससे कि कंफ्यूजन का चांस एलिमिनेट हो जाए और वो गलतियां जो अधिकांश अभ्यर्थी या कैंडिडेट करते हैं उनसे बचकर अपना रिजल्ट सुनिश्चित कर सकें। एग्जाम जब नजदीक आ जाता है तो तैयारी और रिवीजन के साथ प्रैक्टिस पर भी ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। अक्सर बेहतर तैयारी वाले अभ्यर्थी भी एग्जाम में मानवीय भूलों और आसान प्रश्नों के गलत होने की वजह से सफल नहीं हो पाते। इस परिस्थिति से बचने के लिए जितनी अधिक से अधिक प्रैक्टिस हो जाए उतना ही बेहतर रहता है। बस यहाँ ये ध्यान देना चाहिए कि जिस भी सोर्स या टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस की जाए वो सिलेबस के हर सेगमेंट को कवर करे, एररलेस हो और परीक्षा के बदलते पैटर्न के अनुरूप हो। टेस्ट सीरीज को सॉल्व करते समय गलतियों को पकड़ने, पहचानने और उन्हें दूर करने पर जोर देना चाहिए, जिसके लिए उचित गाइडेंस और डाउट क्लियरेंस भी उपलब्ध हो तो और भी बेहतर रहता है। फाइनल्स टेस्ट सीरीज पिछले कई सालों से इन सभी मापदंडों पर खरी उतर रही है। आप सभी का विश्वास और भरोसा हमें लगातार और भी अच्छा करने को प्रेरित करता है, जिसका एक पहलू ये यूट्यूब चैनल शुरू करना भी है। हमेशा की तरह इस बार भी बहुत मेहनत से मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट प्रोबेबल सवालों के साथ पूरे सिलेबस को कवर करते हुए एक टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं समीक्षा अधिकारी के लिए, जिसमें जीएस और हिंदी के कुल मिलाकर 26 टेस्ट होंगे। जो साथी पहले से जुड़े हैं वो जानते हैं कि इन टेस्ट से एग्जाम के परफॉर्मेंस में कितना फर्क आता है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आपको वहां से इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी। अब बात करते हैं टॉपिक की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो शब्द संस्कृत से सीधे एज इट इज हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के अपने मूल रूप में आ गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है, जबकि वो शब्द जो संस्कृत और हिंदी के बीच के सफर के 2500 सालों में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होकर हिंदी में आए हैं और इस वजह से थोड़ा या थोड़ा बहुत बदल गए हैं, वो तद्भव शब्द कहे जाते हैं। तो आज हम तत्सम शब्द पहचानने के आगे के नियम और उससे संबंधित शब्दों को समझेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार सारे नियमों का फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला नियम था कि वे शब्द जिनमें आधे व्यंजनों का प्रयोग होता है वे तत्सम शब्द होते हैं। संयुक्त अक्षरों छ, त्र, ज्ञ, श्र आदि वाले शब्द तत्सम होते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एक अपवाद देखा था इसका, श्राप और शाप, वो पिछले वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आप पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तत्सम तद्भव के, तो आप मैं यहाँ पर लिंक शेयर कर दूंगा आई बटन पर, आप जाके पहले पहला और दूसरा वीडियो प्लीज देख लीजिए और उसके बाद ही आप आगे बढ़िए। तीसरा नियम था कि जिन शब्दों में री का प्रयोग होता है वे सदैव तत्सम शब्द होते हैं, और अगर इनमें री ऋषि की जो मात्रा है उसका प्रयोग हो रहा है तो भी वो कैसे होंगे, तो भी वो तत्सम शब्द होते हैं। जो षटकोण वाला श है उसका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है। यदि किसी शब्द का अंतिम वर्ण ड़ हो तो वह तत्सम होता है। इसके अतिरिक्त शब्द के मध्य में भी ड़ आने पर वह शब्द सामान्यतः तत्सम ही होता है। जिन शब्दों में रा की मात्रा का प्रयोग होता है वे भी सामान्यतः तत्सम शब्द होते हैं। अगर किसी शब्द में हलंत चिन्ह का प्रयोग हुआ है तो वह तत्सम शब्द होता है। जिन शब्दों की शुरुआत में या होता है वो सामान्यतः तत्सम शब्द होते हैं, और या से शुरू होने वाले जो शब्द हैं या जिन शब्दों में या का प्रयोग होता है वे जब तद्भव में कन्वर्ट होते हैं तो या जो है वो जा में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है वे शब्द भी तत्सम शब्द होते हैं। विसर्ग संधि से बनने वाले शब्द भी तत्सम शब्द होते हैं, और ऐसे ही संस्कृत के उपसर्गों, संस्कृत के प्रत्ययों से बनने वाले शब्द भी हमेशा तत्सम शब्द होते हैं। जिन शब्दों में अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग होता है वे शब्द भी सामान्यतः तत्सम शब्द होते हैं।
जिन शब्दों में चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है वे शब्द तद्भव शब्द होते हैं, हमेशा तद्भव शब्द होंगे। ऐसे ही अगर हम देखें तो जनरली तत्सम शब्दों में सामान्यतः वा, श्रा, शा और शा का प्रयोग होता है, जबकि तद्भव शब्दों में इनके स्थान पर ब, सा का प्रयोग होता है। तत्सम शब्द में छ के स्थान पर, यानी कि जो छ अक्षर है इससे बने तत्सम शब्द या जिन शब्दों में इसका इस्तेमाल हुआ है, वो जब तद्भव में कन्वर्ट होता है तो छ जो है वो या तो ख में बदल जाता है या छ में बदल जाता है या छ में बदल जाता है, और वो शब्द जिनमें या का प्रयोग हुआ है जब वो तद्भव में कन्वर्ट होते हैं तो या के स्थान पर जा अक्षर आ जाता है। ऐसे ही वे शब्द जो संधियों के द्वारा बने होते हैं वे सामान्यतः तत्सम शब्द होते हैं, और वो शब्द जो समास से बने होते हैं, और समास क्या होता है, जब दो शब्दों से मिलकर कोई नया शब्द बनता है जिसका एक अलग अर्थ होता है तो इसे समास कहते हैं। और यहाँ पर अगर इन दो शब्दों में से अगर कोई शब्द संस्कृत का है तो जो परिणामी समास के द्वारा बना हुआ शब्द होगा वो भी संस्कृत यानी कि तत्सम शब्द माना जाएगा। हम लोग इसके पहले दो नियम शुरुआती देख चुके हैं, और उन दो नियमों के साथ साथ हम लगभग 250 जो तत्सम और तद्भव शब्द हैं वो देख चुके हैं। आज हम आगे के 2 या 3 नियम और देखेंगे, और मुझे लगता है कि अगले 2 या मैक्सिमम 2 वीडियोस में ये जो टॉपिक है ये कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आज आगे के 2 और 3 नियमों को और देखेंगे, और आज हम उन नियमों से बनने वाले लगभग 300 तत्सम और तद्भव शब्दों को डिस्कस करेंगे। यानी कि हमारे आज के वीडियो के साथ लगभग 500 से 550 तत्सम तद्भव शब्द कवर हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर नियम तो सीख ही रहे हैं, लेकिन नियमों के साथ साथ हम तत्सम और तद्भव शब्दों की प्रैक्टिस भी करते जा रहे हैं, जिससे कि आपका काम आसान हो। भले ही मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े, लेकिन उस मेहनत से अगर आपका काम आसान हो जाएगा तो वो मेरी मेहनत वसूल हो जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम लोग आज जो आगे का नियम है उसको देखते हैं। तो आज हम बात करेंगे नियम 3 की, जिसमें कहा गया है कि जिन शब्दों में री ऋषि का प्रयोग होता है या जिनमें री ऋषि की मात्रा का प्रयोग होता है वे सदैव तत्सम होते हैं। इसका एक अपवाद भी है, वो अपवाद हम लोग इसके जो शब्द हैं उनको डिस्कस करते समय देख लेंगे। जैसे हमारे पास जो पहला शब्द है वो अमी या अमीय है, इसका तत्सम होता है अमृत। री ऋषि की मात्रा यहाँ पर जो ये माँ के नीचे लगी हुई है ये रा नहीं है, बल्कि ये री ऋषि की मात्रा है, और जहां पर भी ये मात्रा प्रयोग होगी या री ऋषि शब्द का इस्तेमाल होगा स्पेसिफिकली, वो हमारे कैसे होंगे, वो हमेशा तत्सम होंगे अपवाद वाले एक एग्जाम्पल को छोड़ के। ऐसी अढ़ाई, अढ़ाई का जो तत्सम होता है वो होता है अर्ध तृतीय। ऐसे ही अधिष्ठाता का तत्सम होता है अधिष्ठात्र। ऐसा का तत्सम होता है ईदृश। वर्तनी का भी ध्यान रखिए, और मैं बार बार कहता हूं कि इन शब्दों की आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है। लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग कोई शब्द आ जाता है तो आप उसमें कंफ्यूज होने से बच जाएंगे, और उस कंफ्यूजन की वजह से जो गलती हो जाएगी बाकी लोगों से वो गलती भी आपसे नहीं होगी, और एक एक शब्द से मिलने वाला एक एक जो अंक है वो इस गलाकाट प्रतिस्पर्धा में आपको बाकियों से कहीं ज्यादा आगे कर देगा। तो ध्यान रखिए कि गलतियों के होने के जो चांसेस है वो पूरे के पूरे एलिमिनेट हो जाए, इस तरीके से पढ़ाई करिए। ऐसे ही कैसा का जो तत्सम है वो कीदृश होता है। कचहरी का जो तत्सम है वो कृत्यग्रह होता है। का में भी रे की मात्रा लगी है और गा में भी लगी है, तो एक ऐसा हो गया, ये हमारा तत्सम शब्द है, इसका कृत्यग्रह। खंडहर हम सभी जानते हैं क्या होता है, और खंडहर का जो तत्सम है वो होता है खंडग्रह। ऐसे ही कटघरा, कटघरा जो होता है उसका तत्सम होता है काष्ठ ग्रह, काष्ठ ग्रह। ऐसे ही का होता है कृत, के का होता है कृत्य या कार्य। किशन या कान्हा का जो तत्सम होता है वो होता है कृष्ण। यहाँ पर देखिए री ऋषि की मात्रा भी लगी है और रा का भी इस्तेमाल हुआ है, तो जिन शब्दों के अंत में रा होता है वे हमेशा तत्सम होते हैं, तो ये दोनों नियमों से यहाँ पर तत्सम हो रहा है। ऐसे ही किसान, किसान का जो तत्सम होता है वो कृषक भी होता है और कृषाण भी होता है, दोनों ही सही है। तो किसान का जो तत्सम है वो कृषक भी है और कृषाण भी है। खिचड़ी, खिचड़ी का जो तत्सम होता है वो होता है कृसर। मिटना का होता है मृष्ट। तो ये शुरुआती तत्सम तद्भव शब्द हो गए। ऐसे ही अगला हमारे पास गिद्ध या जो गीध है, गिद्ध या गीध हमारा तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम होता है वो गृध्र या ग्रद्ध होता है। गृध्र को प्रेफर करेंगे, लेकिन जो ग्रद्ध है ये भी तत्सम शब्दों के रूप में मिलता है। लेकिन अगर हम देखें कि इन दोनों में अगर आ जाता है कि गिद्ध का तत्सम क्या है और ये दोनों ही ऑप्शन में है, तो उस केस में आपको हमेशा पहला वाला गृध्र को ही प्रेफर करना है। कुछ किताबों में यहाँ पर हमको जो मिलता है वो ग्रद्ध मिलता है, तो ग्रद्ध को मत लिखिएगा। ग्रद्ध जो है ये शुद्ध नहीं है, जो शुद्ध है वो गृध्र है। इसके बाद जो मंडती है इसका होता है तत्सम मृणन। घर का तत्सम होता है गृह। घी का तत्सम होता है घृत। घर्षण घिसना का होता है। घिन का तत्सम होता है घृणा।
घरनी का तत्सम होता है ग्रहिणी। घरनी को हम लोग तत्सम तद्भव के अलावा पर्यायवाची में भी देख चुके हैं। ऐसे ही जमाई का तत्सम होता है जामात्र। यहाँ पर ध्यान रखिए, जमाई का तत्सम तो जामात्र होता है, लेकिन अगर दामाद शब्द है तो दामाद शब्द का जो तत्सम होता है वो होता है जामाता। तो दामाद शब्द का तत्सम जामाता होता है, जबकि जमाई का तत्सम जामात्र होता है। ऐसे जमहाई, इसका तत्सम होता है जरंबिका या जरंभा। कसना का तत्सम होता है कर्षण। तो कसना का तो कर्षण होता ही होता है, एक शब्द हमें और मिलता है कढ़ना। कढ़ना जो शब्द है इसका तत्सम भी होता है कर्षण। तो कर्षण दो का है, कसना का भी तत्सम कर्षण होता है और कढ़ना का तत्सम भी कर्षण होता है। ऐसे ही नंदोई, नंदोई का तत्सम होता है ननांद्रपति। ढीठ का तत्सम होता है धृष्ट। और तिनका का तत्सम होता है तृण। तीजा का तत्सम होता है तृतीयक। दीठ का तत्सम होता है दृष्टि। दृग, दृग मतलब होता है आंख, इसका तत्सम होता है दृग का। दृग का में हरंत लगा हुआ है। नैहर का तत्सम होता है ज्ञाति ग्रह। पृथ्वी, पृथ्वी का तत्सम होता है पृथ्वी। पिता का तत्सम होता है पितृ। पूछना या पूछना का तत्सम होता है प्रच्छन या प्रच्छन। तो यहाँ पर सब में रे की मात्रा लगी हुई है। अगला जो हमारा है वो है पीठ। पीठ का तत्सम होता है पृष्ठ। पीठ मतलब पीछे का भाग, और इसका तत्सम क्या हो गया पृष्ठ। प्रणेता जो हमें प्रेरणा देता है उसका तत्सम होता है प्रणेत्र। बसेरा जहां पर हम रहते हैं, जहां पर हम बसे हुए हैं, उसका तत्सम हो गया वासगृह। बुआ, बुआ का मतलब होता है पिता की बहन। पिता की बहन का जो तत्सम हो गया वो हो गया पितृश्वशा। पिता की बहन पितृश्वशा। माता की बहन यानी कि मौसी वो होती है मातृश्वशा। अभी मिलेंगी हमको। ऐसे ही ब्योत का पर्याय तत्सम होता है विवृत्ति। बैल का तत्सम होता है वृषभ। बैल का तत्सम वृषभ होता है। बुढ़ा का हम सभी जानते हैं, बहुत कॉमन है वृद्ध। बुढ़िया का वृद्धा, ये भी हम लोग जानते हैं। विसरना का जो तत्सम है ये भी बड़ा कॉमन इस्तेमाल होता है, विस्मृत होता है। बूटी का होता है वृत्तिक। ऐसे ही भाई का तत्सम भी बड़ा कॉमन है भ्रातृ। वर्तनी का ध्यान रखिएगा। भार्या होता है पत्नी, और किसकी भार्या, भाई की भार्या, तो भ्रातृ भार्या ये कौन हो गई, भाभी हो गई। भतीजा होता है भाई का पुत्र, यानी कि भाई से उत्पन्न या जिसने भाई से जन्म लिया हो, तो जा लगा देंगे अगर भ्रातृ के आगे तो वो क्या बन जाएगा, भ्रातृज। तो भतीजा का तत्सम होता है भ्रातृज या भ्रातृज। और ऐसे ही भतीजी का तत्सम होता है भ्रातृजा। भत्ता जो मिलता है उसका तत्सम होता है भृत्या। भावज का तत्सम होता है भ्रातृजाया। और ऐसे ही भांग का तत्सम होता है भृंगी। भलतार का तत्सम होता है भल्त। हम पर्यायवाची में पढ़ चुके हैं, भलतार किसे कहते हैं, पति को बोलते हैं। ऐसे ही भेड़िया, उसका तत्सम होता है वृक। बिच्छू का तत्सम होता है वृश्चिक। अगला माँ का जो तत्सम होता है वो मातृ होता है। मातृ हमारा सबसे जो उत्तम है वो यहाँ पर माना जाएगा। माता और माई अगर मातृ ना हो तभी हम माता लगाएंगे। कुछ किताबों में माई भी दिया है, लेकिन माई उतना उचित नहीं, लेकिन फिर भी कुछ किताबों में दिया है तो मैंने इसको लिख दिया है। लेकिन जब प्रेफर करना है वो मातृ को प्रेफर करना है। मैया का तत्सम मातृ का होता है। मौसी अभी हम लोगों ने देखा था, वो होती है मातृश्वशा, यानी कि माँ की बहन। पिता की बहन बुआ होती हैं, उनको बोलते हैं पितृश्वशा। माँ की बहन मातृश्वशा। मिट्टी का तत्सम होता है मृत्तिका। नाती का तत्सम होता है नपुत्र। ऐसे मुआ, मुआ का मतलब जो मर गया हो उसको मुआ बोलते हैं, वो तत्सम होता है मृत। और मौत का तत्सम होता है मृत्यु। रीछ का तत्सम होता है ऋक्ष। मयंक का तत्सम होता है मृगांक। रूख पर्यायवाची होता है पेड़ का, और इसका तत्सम होता है वृक्ष। सिंगार का तत्सम होता है श्रृंगार। ये कैसे बना है, आधा शाह और नीचे री की मात्रा और गार, तो ये बन जाता है श्रृंगार। ठीक है। ऐसे सींग का तत्सम होता है श्रृंग। सुन का तत्सम होता है श्रणु। सिंघाड़ा सर्दियों में आने वाला है, फल होता है सिंघाड़ा, और इसको बोलते हैं श्रृंगाटक। सियार का तत्सम होता है श्रृंगाल। ध्यान रखिएगा यहाँ पर अक्सर लोग ये वाले श्रा में और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमको यहाँ पर ये वाला श्रा इस्तेमाल करना है, ना कि ये वाला। ये कैसे बना है, आधा शलगम वाले शा का आधा, और ये नीचे री की मात्रा लग गई तो ये शब्द बन जाता है हमारा, अक्षर बन जाता है हमारा। हिया का तत्सम होता है हृदय, और हर्ता का जो हर ले उसका तत्सम क्या होता है, हर्त्र। वर्तनी पर आपको खास ध्यान देना है। अब नियम 4 को देख लेते हैं। नियम 4 क्या है कि जो षटकोण वाला शा है उसका प्रयोग केवल तत्सम में होता है। तो षटकोण वाले शा का प्रयोग केवल तत्सम में होता है, और इस नियम से बनने वाले शब्द जिसमें षटकोण वाले शा का प्रयोग हुआ है उन सभी को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो पहला हमारे पास है अंगूठा। अंगूठे का तत्सम होता है अंगुष्ठ।
अंगूठी जो उंगली में पहनी जाए उसको बोलते हैं अंगुष्ठिका या अंगुलीय, प्रेफर करेंगे अंगुष्ठिका को। अंगीठी का तत्सम होता है अग्निष्ठिका। आषाढ़ जो एक ये एक हमारा महीना है हिंदी में, उसको तत्सम होता है आषाढ़। 68 यानी कि 68 का तत्सम होता है अष्टाजष्टी। 58 जिसको हम 58 बोलते हैं, उसका तत्सम क्या होता है अष्टापंचाशत। 28 यानी कि 28 जिसको हम बोलते हैं हिंदी में 28 बोलते हैं, उसका तत्सम होता है अष्टाविंशति। अष्ट मतलब 8 और विंशति मतलब 20। 20 पर 8 यानी कि 28। ऐसी अठकेली का मतलब होता है अष्टकेली। 18 का मतलब होता है अष्टादश यानी कि 18, यानी कि 10 और 8, 8 और किस पर 10 पर। 98 यानी कि 98 जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका तत्सम होता है अष्टानवति, यानी कि अष्टा मतलब 8, नवति मतलब 90। तो 90 पर 8 यानी कि 98। अभिलाषी, अभिलाषी का तत्सम होता है अभिलाषिन। यहाँ पर षटकोण वाले शा का प्रयोग भी हुआ है, तो यह तत्सम है ही, और साथ ही साथ हलंत का प्रयोग भी ना के नीचे हुआ है, इसलिए भी ये क्या हो गया तत्सम हो गया। तो एक जगह पर एक से ज्यादा नियम भी लागू हो जाते हैं। हमको बस ये ध्यान रखनी है चीजें, इससे हम तत्सम का शब्द कभी भी गलत नहीं करेंगे पहचानने में। अगर हमको तत्सम पहचानना आ गया तो हम सभी जो प्रश्न यहाँ पर आएंगे इस टॉपिक से वो बड़ी आसानी से कर सकेंगे, दोस्तों के मुकाबले हम कहीं आगे होंगे। 88 का होता है अष्टाशीति। ऐसे ही सूखा का होता है शुष्क, बड़ा कॉमन सा है। असीस का होता है आशीष। ऐसे ही 61, 61 का तत्सम होता है एक षष्ठी, यानी कि एक का मतलब तो एक ही होता है, षष्ठी मतलब का होता है 60, यानी कि 60 पर एक, यानी कि 61 हम लोग क्या बोलते हैं 61। ऐसे ही ईंट का होता है इष्टिका। ऐंठना का होता है आवेष्टते, आवेष्टते। उसका होता है अमुष्य। ऊंट का तत्सम होता है उष्ट्र, ऊंट का तत्सम उष्ट्र होता है। ओढ़ना का तत्सम होता है उपवेष्टन। किसन का तत्सम होता है कृष्ण। किसान का हम लोग अभी देख चुके थे जब हम लोगों ने री देखा था, तो यहाँ पर किसान का कृषक भी होता है, कृषाण भी होता है। कच्चा का तत्सम होता है कषण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, शास्त्र रिलेटेड जो है उनसे अक्सर एग्जाम में आ जाता है। तो कच्चा का तत्सम कषण होता है। कठौत का तत्सम काष्ठ पात्र होता है। कठौत एक पात्र होता है, एक बर्तन होता है जो लकड़ी का बना होता है। ठीक है, तो क्योंकि वो लकड़ी का बना हुआ बर्तन, इसलिए उसको लकड़ी के लिए काष्ठ और बर्तन के लिए क्या होगा पात्र शब्द इस्तेमाल हुआ, तो कठौत का हो गया काष्ठ पात्र। कुम्हड़ा, कुम्हड़ा क्या होता है, कुम्हड़ा एक फल होता है जिससे पेठा बनता है। इंग्लिश में इसको एश गार्ड बोलते हैं। तो कुम्हड़े का जो तत्सम होता है वो होता है कूष्मांड। कोठा का तत्सम होता है कोष्ठक। और कोठी का तत्सम होता है कोष्ठिका। बड़ा हो गया कोठा, और अगर छोटी जगह है, छोटी सी कोठी, तो उसको कोठी बोलते हैं, तो उसका कोष्ठिका हो गया। और इसी से मिलता जुलता शब्द है कोठरी, इसको बोलते हैं कोष्ठा गारिक। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। कोठा का तत्सम होता है कोष्ठक, कोठी का तत्सम होता है कोष्ठिका, और कोठरी का तत्सम होता है कोष्ठक गारिक। ऐसे कोढ़ जो कि एक बीमारी है, इसका तत्सम होता है कुष्ठ, और जिसको ये बीमारी होती है उसको बोलते हैं कोढ़ी, और इसका तत्सम हो जाता है कुष्ठी। दीठ, दृष्टि हम लोग अभी देख के आए हैं, दृष्टि होती है दीठ का तत्सम। और यहाँ पर री में भी इसको देखा था, और षटकोण वाले शा का प्रयोग हुआ, इसलिए इसको यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं। ऐसे ही जो हमारे ओंठ या होंठ हैं, दोनों को, कोई इसको ओंठ बोलता है, कोई इसको होंठ बोलता है, लेकिन इनका जो तत्सम होता है वो होता है ओष्ठ, शा का प्रयोग हुआ है। अधिष्ठाता भी हम लोग देख के आए थे, फिर से देख रहे हैं क्योंकि वो यहाँ पर भी कवर हो रहा है, क्योंकि षटकोण वाले शा का प्रयोग हुआ है, इसका तत्सम होता है अधिष्ठात्र। आभूषण का तत्सम होता है आभूषण। ऐसे ही कसौटी, कसौटी का तत्सम होता है कर्ष पट्टी का। कसौटी जिसमें जो सोनार वगैरह होते हैं वो सोने की परख करते हैं, घिस कर देखते हैं। अगर उसका रंग बदल जाता है सोने का, जाहिर सी बात है वो कोई और धातु है, और अगर वो अंदर से घिसने के बाद भी वैसा ही रहता है तो उसका मतलब वो खरा सोना है। तो उस कसौटी को तत्सम में क्या बोलते हैं कर्ष पट्टी का। कटघरा हम लोग देख चुके हैं, काष्ठग्रह होता है, कसने का कर्षण, और कढ़ने का भी कर्षण मैंने कुछ देर पहले बताया था। कुनकुना, कुनकुना मतलब इतना गर्म कि अगर उसमें हम हाथ डालें तो हमारी त्वचा ना जले, इतने गर्म को कुनकुना, कहीं कहीं गुनगुना भी बोलते हैं। तो वो कुनकुना का जो तत्सम है वो होता है कदुष्ण। खड़ाऊ का तत्सम होता है काष्ठपादु। गुट्ट मतलब लोगों का ग्रुप, गुट्ट का तत्सम होता है गोष्ठ। ऐसे ही चौक का तत्सम होता है चतुष्क। घिसना का तत्सम होता है घर्षण। काठ यानी कि लकड़ी का तत्सम होता है काष्ठ। वैसे लकड़ी का तो लगुड़ हो जाता है, लेकिन लकड़ी का जो पर्यायवाची काठ है उसका काष्ठ हो जाता है। तो यहाँ पर लकड़ी का लगुड़ भी होता है, और काठ का मतलब लकड़ी ही होता है, लेकिन यहाँ पर लगुड़ नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो शब्द है उसका मूल रूप क्या था संस्कृत में वो हमको लिखना है। तो काठ का मूल रूप काष्ठ था। चौपाया का होता है चतुष्पद, चतुष मतलब चार, पद मतलब पैर। चौखट का होता है चतुष्काष्ठ।
और धन श्रेष्ठ का होता है धन श्रेष्ठी। ऐसे ही अगर हम लोग देखें तो सेठ का क्या होता है, सेठ का होता है श्रेष्ठी। छठा का होता है षष्ठ, छह का होता है शश या षट, दोनों ही सही हैं, ये दोनों ही इक्वली सही हैं। छक्का का होता है षटक और इसका मतलब बेसिकली होता है छह का समूह। तो टेक्निकल मीनिंग, इसका जो लिटरल मीनिंग है वो होता है छह का समूह, छह के ग्रुप को षटक बोलते हैं। 36 का होता है षट त्रिंशत, यानी कि इसको हम 36 बोलते हैं, 30 पर छह। तो षट मतलब छह, त्रिंशत मतलब हो गया 30। तो 30 पर छह यानी कि 36, असही 56 यानी कि 56, यानी कि षट का मतलब हो गया 60, सॉरी 6, और पंचाशत का मतलब हो गया 50, यानी कि 50 पर छह यानी कि 56। चौराहा, जहां पर चार जगहों पर रास्ते जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, चतुष्पथ। तो चतुष्पद और चतुष्पथ ये दोनों मिलते जुलते लगते हैं, तो इस पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जहां पर पद लिखा है इसका मतलब पैरों की बात हो रही है, यानी कि चौपाई की बात हो रही है, और पथ का मतलब होता है रास्ता, राह, रास्ता मतलब होता है इसका, तो इसका मतलब किसकी बात हो रही, रास्तों की। तो ये क्या हो गया, चौराहा। कान या कान्हा का भी कृष्ण होता है। जेठ, जेठ पति का बड़ा भाई जेठ कहलाता है। महीना भी जेठ होता है। और जो हमसे ऊंचा है, हमसे स्तर में बड़ा है, हमसे पद में बड़ा है, वो भी हमारा ज्येष्ठ होता है, वरिष्ठ भी बोलते हैं। लेकिन जो जेठ है उसका तत्सम क्या होगा, ज्येष्ठ होगा। झूठा या जूठा का तत्सम होता है जुष्ट, डाढ़ का तत्सम होता है दंष्ट्रा, ढाक या पलाश का तत्सम होता है आषाढ़क। ढाक या पलाश जिसका तत्सम क्या होता है, आषाढ़क होता है। पलाश के ही तो पेड़ लगे हुए थे जहाँ पर प्लासी का युद्ध हुआ था। और ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका साइंटिफिक नाम है, और हमारे उत्तर प्रदेश का ये राजकीय फूल है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा यानी कि पलाश का फूल। टेसु भी बोलते हैं इसको। लेकिन ढाक या पलाश का जो तत्सम है वो क्या है, आषाढ़क है। देखिए ढा में नीचे बिंदी नहीं लगी हुई है, तो आषाढ़क है, आषाढ़क नहीं है। ऐसी पीठ का कष्ट देख चुके हैं। तुम का तत्सम तुष्मे होता है, निठुर का तत्सम होता है निष्ठुर। 46 का तत्सम षट चत्वारिंशत यानी कि 46, षट मतलब छह, चत्वारिंशत मतलब 40, यानी कि 40 पर छह 46। चौकोना या चौकोर का होता है चतुष्कोण, चार कोने वाला, यानी कि चतुष्कोण, कोण होता है तत्सम कोने का, और चतुष मतलब चार, तो चार कोने वाला चतुष्कोण हो गया। सोरठा सौराष्ट्र होता है, सौराष्ट्र प्रदेश का निवासी, सोरठ प्रदेश का निवासी, या सोरठ प्रदेश को सौराष्ट्र बोलते हैं। पीठी, पीठी पिष्टिका हो गया। पूस जो महीना होता है हिंदी महीनों में, उसको तत्सम होता है पौष। पुरुषार्थ का तत्सम पुरुषार्थ होता है। फेंकना का तत्सम प्रेषण होता है। फूल का तत्सम होता है पुष्प। ऐसे ही बरस का तत्सम होता है वर्ष। रीश यानी कि गुस्सा, या गुस्सा क्यों आएगा, जलन से गुस्सा आएगा, तो रीस का जो तत्सम होता है वो होता है ईर्ष्या। ऐसे ही पोखर का तत्सम होता है पुष्कर। पोखर छोटे छोटे जो तालाब होते हैं, छोटे छोटे गड्ढे जिनमें पानी भर जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पुष्कर बोलते हैं। छप्पे का मतलब होता है छह पैरों वाला, और छह पैरों वाले को क्या बोलेंगे, षटपद। तो षट मतलब छह, पद मतलब पैर, षटपद हो गया। और 26 को बोलते हैं षटविंशति। हम लोगों ने देखा था भंवरे का एक पर्यायवाची षटपद भी था, क्योंकि उसके छह पैर होते हैं। ऐसे ही बरसना, बरसना का पर्यायवाची हो गया वर्षण। भेष का पर्यायवाची होता है वेश। भैंसा का पर्यायवाची होता है महिष। तभी तो दुर्गा माँ को महिषासुर मर्दिनी बोला जाता है। भैंस का पर्यायवाची होता है महिषी, और भूषण का पर्यायवाची होता है भूषण। रीठा का तत्सम होता है रिष्ट या अरिष्ट। भीषम का तत्सम होता है भीष्म। भाप का तत्सम होता है वाष्प। ये क्या है, ये शब्द बिगड़ गए हैं, तो ये भीष्म था, भीष्म का भीषम हो गया, वाष्प का भाप हो गया, वा कन्वर्ट हो गया भा में। ऐसे ही पाठा का तत्सम होता है पुष्ट। पाहन का तत्सम होता है पाषाण। भाड़ का तत्सम होता है भ्राष्ट्र। भाड़ मतलब जिसमें जो अनाज वगैरह भूना जाता है उसको भाड़ बोलते हैं, और इसका तत्सम होता है वो होता है भ्राष्ट्र। ऐसे ही भूसा का तत्सम होता है बुश, और भूसी का तत्सम होता है तुष। भूसा और भूसी में अंतर क्या है, भूसा क्या है, भूसा होता है कि जब अनाज काटने के बाद जो पेड़ पौधे जो जो उसकी डंठलें बचती हैं, उन डंठलों के छोटे छोटे टुकड़े भूसा कहलाते हैं। और जो अनाज के दाने होते हैं उनके जो छिकले निकलते हैं, उनके जो छिलके निकलते हैं, उन छिलकों को भूसी बोला जाता है, और इसको बोलते हैं तुष। तो भूसा हो गया बुश, और भूसी हो गई तुष। ऐसे ही मुट्ठी, मुट्ठी का तत्सम होता है मुष्टिका। मीठा का तत्सम होता है मिष्ट। ध्यान रखिए टा है, ठा नहीं है। ऐसे ही मजीठ का तत्सम होता है मंजिष्ट। मोटा का तत्सम होता है मुष्ट। मिठाई का तत्सम होता है मिष्टान्न या मिष्टी। ध्यान रखिएगा वाक्य शुद्धि में भी अक्सर हमारे पास मिष्ठान्न दे दिया जाता है, तो जो मिष्ठान्न है वो गलत है। सही क्या है, मिष्टान्न, टा लगेगा यहाँ पर। बीट का तत्सम होता है विष्टा।
बैल का तत्सम हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जब री वाले हम लोगों ने देखे थे, इसका तत्सम होता है वृषभ। और अगला हमारा है भविष्य। भविष्य का तत्सम होता है भविष्यत, हलंत लगा हुआ है। रूठा का तत्सम होता है रुष्ट। सोलह का तत्सम होता है षोडश। सुडौल का तत्सम होता है सुष्टु। सरसों का तत्सम होता है सरसप। कहीं कहीं आपको सरसप भी लिखा मिलेगा किसी किसी किताब में, लेकिन वो अशुद्ध है, जो शुद्ध है वो है सरसप। तो ये शुद्ध है। सरसप अगर कहीं लिखा हुआ है, या अगर कहीं संसर्प लिखा हुआ है, बिंदी लगा दी, तो ये भी क्या है, ये भी अशुद्ध है। शुद्ध यही है सरसप, कोई बिंदी नहीं लगी है। और षटकोण वाले शा का प्रयोग हुआ है। शीश का तत्सम होता है शीर्ष। यह का तत्सम होता है एश। सीक का तत्सम होता है इशिका। लोथ का तत्सम होता है लोस्ट। लोढ़ा का तत्सम होता है लोस्ट, जिससे मसाले वगैरह पीसे जाते हैं, उसका तत्सम होता है लोस्ट। किसी किसी किताब में लीस्ट दिया है, लेकिन आप प्रेफर हमेशा क्या करेंगे, लोस्ट को प्रेफर करेंगे। मूठ का तत्सम होता है मुष्टि। मुट्ठी का भी तत्सम मुष्टि होता है और मूठ का तत्सम भी मुष्टि होता है। शिष्य या सिख जो है वो बिगड़ा हुआ रूप है किसका, शिष्य का। तो इसका तत्सम क्या हो गया, शिष्य होगा। होंठ और ओंठ का हम लोग देख ही चुके हैं, इसका तत्सम क्या होता है, ओष्ठ होता है। हिन हिनाना का तत्सम होता है भेषण या हेषण। घोड़ा हिनहिनाता है ना, तो उसका तत्सम क्या हो गया, भेषण या हेषण, दोनों ही सही हैं। सेठ का तत्सम होता है श्रेष्ठी। सोंठ का तत्सम होता है शुष्टि। सोंठ क्या है, सूखी हुई अदरक, और इसको जब सुखा लेते हैं तो तत्सम क्या हो जाता है, शुष्टि हो जाता है। साठ का तत्सम होता है षष्टि। मिटना का तत्सम होता है मृष्ट। मिटना का तत्सम मृष्ट होता है। री की मात्रा भी लगी हुई है और षटकोण वाले आदेश का प्रयोग भी हुआ है। रगड़ना का तत्सम होता है घर्षण, ध्यान रखिएगा। घर्षण भी हमको मिलता है किताबों में और घर्षण भी हमको मिलता है किताबों में। अभी हम लोगों ने पहले देखा था तो उसमें घर्षण और घर्षण दोनों लिखे थे, लेकिन अगर प्रेफर करने की बात है तो हमेशा घर्षण को प्रेफर करेंगे, ये हमारा प्रेफर किया जाएगा। और अगर ये नहीं है तब हम घर्षण लगाएंगे, टिक करेंगे घर्षण उसके बाद ही। अब अगला जो नियम हमारे पास पांचवा है वो ये है कि यदि किसी शब्द का अंतिम वर्ण ण होता है तो वह तत्सम होता है। इसके अलावा अगर शब्द के मध्य में भी ण आता है तो वह शब्द सामान्यतया तत्सम होता है। यहाँ पर अगुआ का तत्सम क्या है, अग्रणी। अगाड़ी का तत्सम क्या है, अग्रणी। अगुआ और अगाड़ी कौन है, जो आगे रहते हैं, जो लीड करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अगुआ या अगाड़ी। जो आगे आगे चले या आगे आगे चलकर लीड करे तो उसका तत्सम होता है अग्रणी, यानी कि आगे रहने वाला। अमचूर, उसका तत्सम होता है आम्रचूर्ण। लोना या नोन या लोन भी लिखा होता है कहीं कहीं, इसका तत्सम होता है लवण। और ऐसे ही अलोना का तत्सम होता है अलवण। अर्पण का तत्सम होता है अर्पण। ऐसे ही अंडी, अंडी एक पेड़ होता है जिसका तत्सम होता है एरंडी या एरंड। अनकना का तत्सम आकर्णन होता है। भूषण का तत्सम भूषण होता है और भूषण से ही बना है आभूषण। ऐसे आभूषण का तत्सम होता है आभूषण यानी कि गहने। लक्षण का तत्सम अलक्षण, लक्षण। छ कन्वर्ट हुआ है किसमें, छा में, और रा कन्वर्ट हो गया किसमें, ना में। आंगन का तत्सम होता है अंगण। हिरण का तत्सम होता है हरिण और हिरण, दोनों ही, लेकिन प्रेफर किसको करेंगे, ये ज्यादा प्रेफर करेंगे। अगर दोनों ही आ गए तो हम इस पर लगाएंगे, और अगर कोई एक आ गया तो हम उस पर लगाएंगे। ऐसे ऊन का तत्सम ऊर्ण या उड़ना होता है और ये दोनों ही सही है। ऊंड भी सही है और उड़ना भी सही है। सांड का तत्सम होता है षंड, और कभी कभी इस रूप में भी लिखा जाता है, ये दोनों भी सही है। गुण का तत्सम होता है गुण। ऐसे इसका विलोम होता है अवगुण और इसका तत्सम हो गया अवगुण। ऋणी का तत्सम होता है ऋणीन। अब जब हम लोगों ने री वाला पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि री ऋषि से शुरू होने वाले शब्द या जिन शब्दों में री ऋषि का प्रयोग हुआ है वो सदैव कैसे होते हैं, तत्सम होते हैं। लेकिन मैंने कहा था कि इसका एक अपवाद भी है, तो इसका अपवाद यही है। यहाँ पर देखिए जो ऋणी है वो री ऋषि से शुरू हो रहा है, लेकिन री ऋषि से शुरू होने के बावजूद भी ये कैसा है, ये तद्भव है। तो री ऋषि से शुरू होने वाले सारे शब्द हमेशा तत्सम होते हैं, ये नियम बिल्कुल सही। लेकिन इसका एक अपवाद भी है। अपवाद क्या है, ऋणी, जो कि एक तद्भव शब्द है और उसका तत्सम क्या होता है, ऋणिन, जिसमें ना लगेगा हलंत वाला। ऐसे ही कंगन, कंगन का जो तत्सम होता है वो कंकण होता है। किशन या कान्हा का कृष्ण होता है। कच्चा का हम लोग देख के आए हैं कषण होता है। यहाँ पर दोबारा क्यों पढ़ना, क्योंकि इसमें ड़ा वाला नियम भी लग रहा है। ऐसे ही किसान का तत्सम कृषक या कृषाण होता है, ध्यान रखिएगा। कुम्हड़ा, जो कि हम लोगों ने देखा था इससे पेठा बनता है, उसका तत्सम होता है कूष्मांड। कंडिहार का तत्सम होता है कर्णधार, यानी कर्णधार जो है वो बिगड़ के क्या हो गया, कंडीदार हो गया। कोण जो है वो कोना का तत्सम, यानी कि कोण जो है वो वास्तविक शब्द है संस्कृत में और बिगड़ के क्या हो गया, वो कोना हो गया। और ऐसे ही कान का जो तत्सम है वो क्या है, वो है कर्ण। इसके अलावा किराना, किराना के जो तत्सम होता है वो होता है क्रयण। कढ़ना और कसना का हम लोग ऑलरेडी देख ही चुके हैं।
री में भी देखा था, शा में भी देखा था, और रा में देख रहे हैं, कसना और करना दोनों का ही तत्सम कर्षण होता है। कनेर जिसका फूल होता है पीले रंग का, उसका तत्सम होता है कणेर। कुनकुना यानी कि इतना गर्म जिससे कि हम जले ना, उसको बोलते हैं कुनकुना, और उसका तत्सम होता है कदुष्ण। किनकी का तत्सम होता है कणिका। करिया का तत्सम होता है कर्णिक। गाभिन का तत्सम होता है गर्भिणी। ऐसे गहन का तत्सम होता है ग्रहण। गहन मतलब लेना, पाना, तो ग्रहण हो गया इसका तत्सम। खपाना का तत्सम होता है क्षेपण। गिनना का तत्सम होता है गणन। कृष्णा का तत्सम होता है घर्षण, मैंने पहले भी बताया था घर्षण इस्तेमाल करेंगे, कहीं कहीं घर्षण भी लिखा होता है तो घर्षण को सेकंड प्रायोरिटी देंगे। अगर दोनों ही दिए हुए ऑप्शन में तो हमेशा हम घर्षण को प्रेफर करेंगे, और घर्षण ऑप्शंस में नहीं तब भी हम घर्षण लगाएंगे। चना का तत्सम होता है चणक। चबाना का तत्सम होता है चरवण। चिकना का तत्सम होता है चिक्कण। चौकोर या चौकोना का हम लोग देख चुके थे चतुष्कोण होता है, ऐसे ही तिकोना का त्रिकोण होता है। दो गुना का होता है द्विगुण। तिगुना का होता है त्रिगुण। चौगुना का होता है चतुर्गुण। तो मुझे नहीं लगता कि इनको समझाने समझने में कोई दिक्कत आपको आई होगी द्विगुण, त्रिगुण और चतुर्गुण में। चरण का यानी कि पैरों का तत्सम हो गया आपका चरण। चूना का तत्सम होता है चूर्ण। छिन्न, छिन्न का तत्सम क्षण। ऐसे ही जागना का तत्सम होता है जागरण। झनकार या झनकार दोनों तरीके से लिखा जाता है, तत्सम इसका होता है झणकार। ऐसे जीर्ण, बहुत झीना, बहुत जीर्ण, उसका तत्सम हो गया जीर्ण। घिन का तत्सम घृणा। घरणी का हम लोग देख ही चुके हैं ग्रहणी। तीखा और तिख का तत्सम होता है तीक्ष्ण। तो एक होता है तीखा, इसका तत्सम होता है तीक्ष्ण। और एक होता है तीता, इसका तत्सम होता है तिक्त। आधा का प्रयोग होता है तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तीखा का तीक्ष्ण होता है, तीता का तिक्त होता है। थूरना, थूरना मतलब होता है पीटना, और इसका तत्सम होता है थुवर्ण। तिनका हम जानते ही हैं, तृण हो गया। तमचूर का तत्सम होता है ताम्रचूर्ण। ताम्रचूर्ण बेसिकली मुर्गे का एक पर्यायवाची है। ताम्रचूर्ण मुर्गे का पर्यायवाची है। और एक इसका तत्सम है तमचूर का। दाहिना का तत्सम होता है दक्षिण। गणेश भगवान है, उनका तत्सम हो गया गणेश। दोना का तत्सम होता है द्रोण। नहना का तत्सम होता है नखहरण। और नेवता या न्योता का तत्सम हम सभी जानते हैं निमंत्रण होता है। पूरा का भी आसान है, पूर्ण होता है। पन्ना का पर्ण होता है। ऐसे ही रेणु का तत्सम होता है रेणु। ड़ा का नाम कन्वर्जन हो गया। पाहन का हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं शाह वाले में, तो पाषाण होता है। रोपना का तत्सम होता है रोपण। निभाना का होता है तत्सम निर्वहन। निर्वहन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, कॉमनली हम निर्वहन लिखते हैं लेकिन निर्वहन नहीं होता, क्या होता है निर्वहन होता है। पाहुना का तत्सम होता है प्रागुणक। पाहुना बोलते हैं अतिथि को, मेहमान को पाहुना बोलते हैं, और उसका तत्सम क्या होता है प्रागुणक। पंसारी का तत्सम होता है पण्यशालिक। परनाला का तत्सम होता है प्रणाल। और प्रणाली का तत्सम होता है प्रणाली। प्रणाली का मतलब क्या हो गया, वह जहां से पानी होकर बहे उसको प्रणाली बोलते हैं, और जब ये बड़ा हो गया तो प्रणाला बोलते हैं। और प्रणाला का तत्सम प्रणाल है, और प्रणाली का तत्सम क्या है प्रणाली है। पुराना का तत्सम होता है पुराण। और ऐसे ही हमारे पास धार्मिक ग्रंथों में पुराण आते हैं जिनका तत्सम क्या हो जाता है पुराण हो जाता है। ऐसे ही पाना का तत्सम है प्रापण। पान यानी कि हाथ, हाथों का तत्सम हो जाता है पाणी। शादियों में नहीं कहते पाणी ग्रहण, यानी कि हाथ को थामना, है ना। तो पाणी होता है। ऐसे ही पूछना और पूछना का हम लोग देख चुके हैं। प्रक्षण भी होता है और प्रच्छन भी होता है, लेकिन प्रेफर किसको करेंगे, इसको प्रेफर करेंगे, पहले वाले को। फन या फण का तत्सम होता है फणी। फेरना का तत्सम होता है प्रेरण। प्रणेता का हम लोग देख चुके थे प्रणेत्र होता है। पन्हा का तत्सम होता है परिणाह, यानी कि। और पसरना का तत्सम होता है प्रसरण। फहराना का तत्सम होता है प्रसारण। फांदना का तत्सम होता है फड़न। और फेंकना का तत्सम होता है प्रेषण। फेंक कर कहीं पर भेजते हैं ना, तो इसलिए प्रेषण हो गया। ऐसे ही बिकना का तत्सम होता है विक्रयण। बनिया का तत्सम होता है वणिक। बनारस का हम जानते ही है वाराणसी है। बरसना का तत्सम होता है वर्षण। बघारना का तत्सम होता है अवधारणा। कुछ तो बिल्कुल ही अलग मिलेंगे तो उनको भी ध्यान रखना से। बघारना का बिल्कुल क्या हो गया अलग हो गया, अवधारणा हो गया। बिखरना का हो गया विकीर्ण। बीन का होता है वीणा। भगना का होता है भक्षण। ब्योरा का होता है विवरण। भरना का होता है भरण। ऐसे ही बिछाना का जो तत्सम होता है वो होता है विस्तरण। बिनना का तत्सम होता है वीक्षण। मेढक का हम जानते ही है मंडूक। सिखाना का तत्सम होता है शिक्षण। मूंदना का तत्सम होता है मुद्रण। मनिया का होता है माणिक्य। मनका का हो गया मणिका। ऐसे मंडुआ या मंडुआ जो शादी में मंडप करता है उसको मंडुआ या मड़ुआ या मड़ई भी बोला जाता है, इसका तत्सम होता है मंडप।
मरना या मरण का तत्सम होता है मरण, और मारना का तत्सम होता है मारण। माखन, माखन का तत्सम होता है मृक्षण। लेकिन माखन जो है वो मथने से निकलता है, जब हम दूध या दही को मथते हैं तो मक्खन निकलता है, इसलिए उसको मंथज भी बोला जाता है। तो मृक्षण भी सही है और मंथज भी सही है। मांगना का तत्सम होता है मारगण, रखना का तत्सम होता है रक्षण। ऐसे रमना जो शब्द है वो बना है रमण से, रंभाना, गाय भैंसे रंभाती हैं, तो उनके रंभाने का जो तत्सम है वो है रंभण, यानी कि ये शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के रंभण शब्द से हुई है। लक्षण का लक्षण है, रगड़ना का घर्षण है, सुन का श्रृणु है, सलोना का सलावण्य होता है, सावन का जो तत्सम होता है वो श्रावण होता है, सोना का तत्सम स्वर्ण होता है, सुनार का तत्सम होता है स्वर्णकार, सूंड का तत्सम होता है शुंड या सुंडा, और सुमिरन का तत्सम होता है स्मरण। तो ये हम लोगों ने आज 3 नियम कंप्लीट किए हैं, और उन 3 नियमों से बनने वाले लगभग सभी हम लोगों ने तत्सम तद्भव शब्दों को देख लिया। आज हम लोगों ने लगभग 300 तत्सम तद्भव शब्दों को देखा है। आप इनको प्रॉपरली से प्रैक्टिस करिएगा, इनको लिख लिख के तैयार करिएगा, और कोशिश ये करिएगा कि हिंदी में आपको 60 में से 60 लाने ही लाने हैं। कोई बहुत कठिन काम नहीं है, हम लोग शुरुआत से देखते चले आ रहे हैं, चीजों को आसान बनाते हुए चले आ रहे हैं। चौथा टॉपिक हमारा ये हिंदी का चल रहा है, इसके बाद विलोम और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, वो तो बहुत ही आसान होता है, उसमें भी मैं 1-2 वीडियोस लेके आऊंगा जिसमें कि बहुत ज्यादा कठिन जो शब्द हैं, जो बहुत कंफ्यूजिंग शब्द हैं, उनको वहां पर हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरी आपसे उम्मीद यही है कि आप अपनी और मेरी मेहनत का ध्यान रखते हुए हिंदी में 60 में से 60 स्कोर करें, कम से कम 58 तो लेकर आए ही आए, जो कि बहुत कठिन काम नहीं है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। टेस्ट सीरीज के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहां पर पूरी डिटेल आपको टेलीग्राम चैनल की मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप टेस्ट सीरीज की पूरी डिटेल ले सकते हैं। मैं कहूंगा कि आप इसको जरूर ज्वाइन करें, जिससे कि आपको फर्क वाकई में देखने को मिलेगा। कोई भी फील गुड क्वेश्चन यहाँ पर नहीं होगा। टेस्ट सीरीज ना तो बहुत ही आसान है जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाए, और ना ही बहुत कठिन है जो कि टेस्ट सीरीज बनाने वाले की ज्ञान बढ़ाने को दिखाए, है ना। ये बिल्कुल एग्जाम के लेवल की है, और आप इसको करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको एग्जाम में फायदा मिलेगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के 2 कारण होते हैं। पहला कारण तो ये होता है कि लोग ये सोचते हैं कि इससे आपके क्वेश्चंस एग्जाम में फंस जाएंगे, लेकिन दूसरा कारण जो ज्यादा बेहतर है वो ये होता है कि हमको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करना होता है। तो टेस्ट सीरीज का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हम इसके सहारे अपने एग्जाम के आने वाले सिलेबस के सारे टॉपिक्स को कवर कर सकें, इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर सकें। तो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक करिए, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग।